Okay, so now we are going to learn about working of heart, that is circulation of blood, कि जो हमारा हार्ट है कैसे वर्क करता है, जो ब्लड की सर्कुलेशन है, हाउ इट टेक्स प्लेस. This is, you must note that this is very important topic from your examination point of view also, so pay attention. When the left atrium relaxes, जो हमारी लेफ्ट आर्ट्रियम है जब वो रिलैक्स करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज फ्रॉम लंग्स टू द पल्मोनरी वीन. ये वीन्स में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. उसके बाद में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, राइट. जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है, इट स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो हमारा ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाना स्टार्ट कर देता है, एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक्सपैंड करता है. ओके, और जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू द aorta to all the parts of the body. ओके, इसके बाद में क्या होता है, आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी. ओके, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है, राइट. लेट मी शो इट टू यू. हम डायग्राम की हेल्प से इसे देखते हैं. तो हमारे पास क्या होने वाला है, सी, पहले ब्लड जो है इधर आएगा. ओके, ब्लड विल कम हियर. दिस इज द वी कैन से लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आएगा एंड लेफ्ट आर्ट्रियम विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी मींस इसका जो साइज है ये कम होना स्टार्ट कर देगा एंड ब्लड विल फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. और उसके बाद में क्या होगा, जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी देन द ब्लड विल गो आउट ऑफ द बॉडी. Then the blood will go out of the heart to all the parts of body. एंड सेम वे में क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सभी पार्ट से कलेक्ट होकर जब सुपीरियर वेना कावा और टू एनी ऑफ द वेना कावा विल स्टार्ट इसमें अंदर आएगा. तो सबसे पहले कहां पर आएगा, राइट आर्ट्रियम में. और राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी तो ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल पहले एक्सपैंड करेगी. जब वो फुल हो जाएगी ब्लड से, देन इट विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड विल फ्लो out of the heart and it will goes to lungs for purification. Okay, so this is going to be the main process of circulation. So let's read its theoretical portion. After circulation through all the parts of body, the deoxygenated blood enters the right atrium. जैसे मैंने आपको बताया कि वो right atrium से enter करेगा through vena cava की help से. एंड जो राइट आर्ट्रियम है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी, जो राइट वेंट्रिकल है वो एक्सपैंड करेगी. बट जब वो फिल हो जाएगी तो जो राइट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी और जो ब्लड है कहां पर चला जाएगा, पंप्ड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी. लंग्स में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिमूव किया जाएगा एंड द ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब. ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब किया जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन एंटर्स द लेफ्ट आर्ट्रियम और जो प्रोसेस है फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. सिंस द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल. देखो वन साइकिल में क्या होगा, सबसे पहले तो उसने ये जो हम ऐसे इसे चैम्बर लेकर चलते हैं जस्ट फॉर द रफ डायग्राम. तो पहले वो इधर आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, राइट. ये उसका एक सर्कल हो गया. इसके बाद में वो आउट ऑफ हार्ट चले जाता है. और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पहले राइट आर्ट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा एंड देन इट विल गो टू लंग्स. तो इसमें क्या है, जो हमारा ब्लड है एक ही सर्कल में दो साइकिल कंप्लीट कर रहा है, दो बार हमारे हार्ट में जा रहा है. सो दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन एंड दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू. डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट वी हैव lymph. It is the colorless fluid present in intercellular spaces. Intercellular spaces में ये present होता है. It is formed from the plasma which escape from capillary. जो capillary से escape कर जाता है plasma, उससे बना होता है. The lymph drains into lymphatic capillaries. कहाँ पर drain होता है, lymphatic capillaries में, which forms lymph vessels and joins into large veins.
Lymph transports digested fats and drains excess fluid from the intercellular spaces back to the blood. ये वापस blood में ही सबको जो excess में होता है. And it contains lymphocytes, which is very important. You must note here, this word is going to be asked in your exam. Lymphocytes के बारे में आपको पता होना चाहिए. Which kills the germs and protects the body. It is something related to white blood cells. Okay. Okay, so next we have hearts of mammals, birds, amphibians, reptiles and fishes. अभी हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे. तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट था, that we have completed. ह्यूमन हार्ट के बारे में हमने जो अब तक पढ़ा है, this is all about human heart. अभी हम जो है कुछ और ऑर्गेनिजम्स के फंक्शनिंग के बारे में, हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे. लाइक द वेरी फर्स्ट वी हैव द हार्ट इन मैमल्स एंड बर्ड्स. ठीक है. हैव 4 चैम्बर, इनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है लाइक ह्यूमन बीइंग्स. And the right and left sides of heart is separated by septum. This is very similar to human heart. This prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Oxygenated and deoxygenated blood को ये prevent करने, mix होने से prevent करते हैं. It provides efficient supply of oxygen. And this is because they need more energy to maintain their body temperature. उन्हें अपना body temperature maintain करने के लिए ज़्यादा energy चाहिए होती है. हार्ट इन एम्फीबियंस, जो एम्फीबियंस होती हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. एंड इट अलाउज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, बिकॉज दे डू नॉट use energy to temperature and their body temperature is same as temperature of the surrounding. The main thing you need to learn here is that the amphibians and reptiles have three chambered heart and mixing of oxygenated and deoxygenated blood takes place. Heart in fishes, जो fishes में heart होते हैं, these are only 2 chambers and blood is oxygenated in the gills. कहाँ पर blood oxygenated होता है? In the gills, and they have only 2 chambered heart. Okay, so now we are done with transportation in animals, we can see, and now we are going to learn about transportation in plants. Okay, so transportation in plants, सबसे पहले we'll start. In plants, the transportation of material like food, water, minerals takes place through conducting tissues called xylem and phloem. So xylem and phloem are very important parts of the plants because यही दोनों पार्ट है जो which are responsible for transportation of materials like food, water and minerals. और इसमें भी हम पढ़ेंगे about xylem and phloem. हम xylem and phloem के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे. जो हमारा phloem है, it is basically responsible for transportation of food, and जो xylem है, it is related to transportation of water and minerals. Okay, so let's have a look at it. So the xylem, it transports water and minerals from the roots to all parts of the plant. जो हमारे xylem tissues होते हैं, these are responsible for transportation of water and mineral. Okay. It consists of xylem vessels. इनमें क्या क्या parts होते हैं? Xylem vessels and tracheas. Water and minerals enter the root by diffusion. So diffusion is the process. Diffusion एक ऐसा process होता है जिसकी हेल्प से जो हमारे पास मिनरल्स हैं और वाटर्स हैं हमारे प्लांट्स के पास, वो रूट्स में एंटर करते हैं. ओके, तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, सो दीज आर वेसल एलिमेंट्स, दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन and these fiber cells are specialized for sport. अब जो plants हैं उन्हें grow करने के लिए एक sport system भी चाहिए होता है. If they are transporting the materials, then also they require the very specialized fiber cells to give them sport.
एंड दिस ट्रैकियाज इट्स फंक्शन इज बोथ, ये स्पोर्ट भी करता है एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी करता है. ओके, देन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन फॉर सेक्शन the section is upward movement of water and minerals. तो क्या होता है कि हम इसमें अगर थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा दें कि जो हमारे पास ग्रेविटी है वो तो हर चीज को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वाटर ऊपर क्यों जाएगा, राइट? सो उसमें क्या होता है, the suction forces helps in upward movement of water and minerals. This is very important question. This can be asked in 1 mark. Okay. So and from this diagram you can understand that the water is first absorbed by roots. Roots से जो water है वो absorb किया जाता है. Then it travels through the plant. ये जो ऊपर को जा रहा है, the reason behind this is suction forces. Okay, and it then evaporates from the leaf surface. ये leaf surface से evaporate हो जाता है. The very basic step we have already learned in this lecture was about the nutrition in plants, right? तो उसमें हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था, and we have also read about the photosynthesis process. That all is related to this particular diagram. So next we are going to learn about phloem. तो आप कैसे लर्न कर सकते हो कि जाइलम एंड फ्लोएम में से कौन वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है एंड कौन फूड की. तो देखो, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज फ्लोएम. जो हमारे पास फर्स्ट साउंड आती है दैट इज फ एंड फ, और अगर हम फूड का करें तो उसमें भी क्या फर्स्ट साउंड आती है, फूड, राइट? सो फ्लोएम एंड फूड, इसे हम इट इज जस्ट एन ट्रिक की जिसे आप लर्न कर सकते हो कि कैसे हम कैसे याद रखें. हाउ कैन वी रिमेंबर, हाउ कैन वी मेमोराइज दैट which of the tissue is responsible for transportation of food and which is responsible for transportation of water. Okay, so phloem transport food from the leaves to all other parts of the plant, and this process is called as translocation. This process is called as translocation. So आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is translocation, और explain the process of translocation, right? और जो हमारे पास phloem है, it consists of sieve, it is sieve tubes and companion cells. तो इसके दो मेन पार्ट्स कौन से हैं, sieve tubes and companion cells. यहाँ पर आप देख सकते हो, these are sieve tubes, this particular tube is sieve tube and this is companion cell. So due to osmotic pressure, water enters the phloem and helps in transport of food. तो कैसे एंटर करता है जो हमारे पास फूड है, osmotic pressure की वजह से वाटर एंटर करता है फ्लोएम में एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. ओके, so this is xylem, as we have already learned about xylem and the very important parts of it. So this is phloem. Phloem mein this is the sieve plate, or we also call it as something like sieve tube, and this is the fiber very near to it, right? So this was all about the transpiration process. Now we are going to learn about the process of excretion, or we'll be learning about excretory system particularly in this. Okay, so let's start. So excretion is the process by which the waste product produced during metabolic activities is removed from the body. Metabolic activity is basically related to the process of digestion, metabolism. Okay, the unicellular organisms, in the unicellular organisms, so unicellular organism होते हैं, उनमें waste product कैसे remove किए जाते हैं, by the process of diffusion. Like हमने अमोइबा की केस में पढ़ा था, जैसे उसमें digestion होती है, जैसे वो food intake करती है, same way में वो excretion करती है. Okay, multicellular organisms में क्या होता है, the waste products are removed through the specialized organ. So now we are going to learn about excretion in human beings. तो इसके लिए हमारे पास we have a particular very specific organ, or we can say the very specific system called as excretory system, right? So the excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of
ureters, urinary bladder, and urethra. Each kidney has a number of excretory units called nephrons. So we'll be learning about nephrons also. Nephron is important part. इसके बारे में हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे. तो हमारे पास कौन कौन से पार्ट है? पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ ureters, and you need urinary bladder and urethra. These are the important parts. And उसके अंदर जो हमारी किडनी की यूनिट है, फिल्ट्रेशन यूनिट है, दैट इज नेफ्रॉन. तो ये हमारे पास डायग्राम है. इसमें बहुत ज्यादा लेबलिंग है, बट द मेन थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज this is a pair of kidneys, or we can say like this, we can say a pair of kidneys. Okay, this is a pair of kidneys. Then we have a pair of ureters. These two, the pipes, these are the ureters. Then we have urinary bladder. This is the urinary bladder, this particular bag-like structure. And then this is urethra, from where the removal of this waste product takes place. Okay. And this is the front view. यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से लेबलिंग की हुई है. These are two kidneys, and these are ureters, and then the urinary bladder, and this is urethra. This is again the diagram excretory system, and again we have diagram for nephron. So पहले हम नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, and then we'll go back to the diagram to understand its structure. Okay, so now we're going to learn about nephron. तो हमारे पास each nephron has a cup-like structure called Bowman's capsule. So each nephron has a cup-like structure called as Bowman's capsule. So जो starting है हमारी, that is from Bowman's capsule. Okay, it contains a bundle of capillaries. इसमें बहुत ज़्यादा bundle of capillaries होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? Glomerulus. And the Bowman's capsule leads to a tubular structure which joins into a collecting duct. So my dear learners, this is just an overview. अभी आपको सिर्फ एक overview दिया जा रहा है. I'll explain you from the diagram also. उसके बाद में हम इसे एक बार दोबारा से पढ़ेंगे for your better understanding. Okay. So the tubular structure जो join करता है the collecting duct. By collecting duct we means the duct which is collecting all the waste. Which joins to a collecting duct, and the renal artery brings the nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid, or we can say urine, along with the excess water, salts, etc. into the nephron. सबसे पहले we have Bowman's capsule. उसमें क्या होता है? a bundle of capillaries. उन्हें हम क्या बोलते हैं? Glomerulus. Bowman's capsule के बाद कौन सा पार्ट आता है हमारे पास? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो ज्वाइन करता है कलेक्टिंग डक्ट को. ओके, इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो हमारे पास रीनल आर्टरी है, वो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उन्हें अलोंग विद एक्सेस वाटर नेफ्रॉन तक लेकर आती हैं. इट फिल्टर्स द नाइट्रोजनस वेस्ट को वो फिल्टर करता है, वाटर को एंड सॉल्ट्स को, एंड विच पासेस थ्रू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनटू कलेक्टिंग डक्ट. और किसमें पास करता है? कलेक्टिंग डक्ट में. The waste then passes through the ureters, through the urinary bladder, and then sent out of the urethra as urine. The useful products like amino acid, glucose, salts, etc. is reabsorbed by the capillaries around the tubular structure and goes into the real vein. So let's go back to the diagram, and here we have, you can see. Okay, so this is the Bowman's capsule.
अगेन इसके अंदर अगर आप देख पाए तो यहाँ पर देयर आर अ नंबर ऑफ कैपिलर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दीज स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स व्हिच आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, which is इसके बाद में क्या है हमारे पास, we have this tubular structure which is then see you can see here this is from here it is coming back, ये नीचे की तरफ को आ रहा है and then it is going upward. This all is the tubular structure and it is joined by the collecting duct. राइट right? इसमें क्या है कलेक्टिंग डक्ट. तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हियर, राइट, फ्रॉम हियर इटसेल्फ. एंड अनदर नेफ्रॉन से भी यहाँ पर आएगा. दिस इज द डिस्टल ट्यूब आल्सो, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्टल ट्यूब. तो यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव अ ब्रांच ऑफ रीनल वेन, right? So this is about the structure. सबसे पहले we have Bowman's capsule. Bowman's capsule में we have glomerulus, then we have a tubular structure which is joined by the collecting duct. And जो nephron तक आता है तो nephron में क्या है, the filtration takes place and the waste product is then released with the help of urethra, right? So now we have excretion in plants. So plants में excretion कैसे होती है? In the plants, the gaseous waste products produced during respiration, and that is carbon dioxide and photosynthesis, are removed through stomata. कैसे remove किया जाता है उन्हें? Through the stomata. And excess of water is removed through the stomata. The process is called transpiration. तो जितने भी waste product produce होते हैं in the plants, these are removed through the stomata. And the process is called transpiration. So some of the waste products are stored in leaves. वो हमें leaves पे कुछ product को store किया जाता है और उन्हें remove किया जाता है जब leaves dry हो जाते हैं. Dry हो जाती है means they will fall off and the product will automatically get removed from the plants. Some waste products are stored in vacuoles. Some waste products like gums, resins are stored in the old xylem cells, and some waste products are removed through the roots. So the removal of waste product takes place from various parts of the plants. Okay, so my dear students, this was all about our chapter number 6, that is life processes. What we have learned in this process, in this whole of the chapter is, let's recapitulate once. Okay, so what we have learned here is, let's first okay, so what we have here is, सबसे पहले we have learned about life processes, that there are 4 life processes, right? There are 4 life processes. फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, डाइजेशन के रिलेटेड, और हमने इसका मेन टॉपिक व्हाट वी हैव इज न्यूट्रिशन, राइट. इसके बाद में हमने पढ़ा अबाउट रेस्पिरेशन. इसमें हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में. देन वी हैव लर्नड अबाउट ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में हमने बेसिकली पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी हमने किसके बारे में बेसिकली पढ़ा, अबाउट द हार्ट, राइट, जिसके बारे में हमने ज्यादा डिटेल में पढ़ा. और हार्ट के अलावा वी हैव 4 अदर parts also which are part of circulatory system, and last we have excretory system. So this was all about our chapter number 6, that is life processes. So let's meet in the next video with a new topic. Till then, take care, bye bye.